नमस्ते। राज्य आईएएस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा की जो प्रारंभिक परीक्षा होती है और जो मुख्य परीक्षा होती है, विशेष रूप से जो है मुख्य परीक्षा में आप जानते हैं उसमें 7 प्रश्न पत्र होते हैं। और 7 प्रश्न पत्र में जो दूसरा प्रश्न पत्र है वह सीधे तौर पे संबंधित है निबंध से संबंधित। ऐसे तो जो है निबंध को जो है कई तरीके से समझा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के और छत्तीसगढ़ी स्तर के, उससे संबंधित उसमें निबंध पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के 8 निबंध दिए होते हैं, अलग अलग टॉपिक्स दिए होते हैं। और उसमें से जो हमें जो है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 निबंध और इस तरफ जो है छत्तीसगढ़ स्तर के जो है वैसे ही 2 निबंध 50-50 नंबर के होते हैं, उनको लिखने होते हैं। अब जो इसके जो विषय होता है, वह जो विषय है या तो जो है अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं या फिर जो है दूसरा छत्तीसगढ़ स्तर के मुद्दे हैं। ये एक्चुअल में इश्यूज है। इश्यूज का मतलब जो है ऐसा भी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ में विकास से संबंधित कोई मुद्दे हो, छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के हकों के संबंधित कोई मुद्दे हो, महिलाओं के सुरक्षा और उनकी सशक्तिकरण से संबंधित कोई मुद्दे हो, कृषि विकास से संबंधित कोई मुद्दे हो, या फिर जो है बच्चों के विकास से संबंधित कोई मुद्दे हो, या फिर ये भी कह सकते हैं या फिर यहां भी कहा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के संपूर्ण विकास के लिए जो मुद्दा है, छत्तीसगढ़ में जो है जो जल का जो गहराता जो जल संकट है उससे संबंधित मुद्दा भी हो सकता है। ऐसे जो है मुद्दों में से जो है एक मुद्दा तो बहुत सुर्खियों में है। आए दिन जो है कोई ना कोई घटनाएं उससे जुड़ी रहती है और वहां जुड़ी होती है नक्सलवाद से। ऐसे तो जो है नक्सलवाद जो है जिनको वर्तमान में भारत सरकार जो है 31 मार्च 2026 तक इनको पूर्णतः भारत से जो है समाप्त करके एक नक्सल मुक्त भारत बनाने का जो है संकल्प लिया हुआ है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज का जो हमारा जो सेशन होगा, इसी परिप्रेक्ष्य को लेकर के इस पूरी जो है उस निबंध के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि यहाँ मुख्य परीक्षा के जो है निबंध के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो विशेष रूप से आज की इस सेशन में जो है हम नक्सल से संबंधित या फिर नक्सलवादी आंदोलन से संबंधित पूरी जो है जितने भी उसके आयाम हो सकते हैं, चाहे वह नक्सल आंदोलन का उदय कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसकी बुनियादी बातें हो, या फिर जो है इस नक्सलवादी आंदोलन का जो वैचारिक आधार क्या है, भारत में जो माओवादी या फिर जिनको हम वामपंथी जो उग्रवादी कहते हैं वो कौन है। वैसी जो है ये जो वामपंथी है, ये इनके कोई संगठन, जैसे हम कहते हैं कि जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट माओवादी है, ये क्या है, उनकी संगठनात्मक ढांचा किस तरह की है, इनके साथ साथ जो है ये भारत सरकार इनको किस प्रकार से देखता है, उनका नजरिया क्या है, कैसे जो है इस वामपंथ जो उग्रवाद है इनका प्रसार छोटे से स्थल पश्चिम बंगाल के जो है नक्सलबाड़ी से प्रारंभ होकर के कैसे जो है वो इतना भयावह रूप धारण कर लिया। इसके साथ साथ जो है उसने ऐसे कौन कौन से एक्टिविटी किए, ऐसे कौन कौन से उनके क्रियाकलाप रहे भारत सरकार के द्वारा, पहले में जो है इसके मिटिगेशन के लिए, इनको समाप्त करने के लिए कौन कौन से काम किए। इनके साथ साथ जो है जब सरकार बदली 2015 के बाद से सरकार ने जो है किस प्रकार से रणनीति बनाया और उनकी स्थिति जो है वर्तमान में क्या है, क्या हमारी उपलब्धि रही और आगे की जो है संभावनाएं किस प्रकार की है। तो यही सब बातें जो है इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ यदि कोई इससे प्रश्न अगर पूछे जाते हैं निबंध के रूप में हो चाहे बड़े प्रश्न के रूप में हो, वो सभी बातें जो मौलिक जो समझ है उस दृष्टिकोण को जो है यह सांकित कर सकता है। ये यदि इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो है इस नक्सल से संबंधित जो पूरी गतिविधियां हैं भारत सरकार राज्य सरकार के द्वारा इनको देखने का जो नजरिया है और उसके मिटिगेशन के लिए जो रणनीति है उनकी बहुत अच्छी समझ हो सकती है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं नक्सल मुक्त भारत अभियान का। नक्सल मुक्त भारत अभियान
ये मुख्य हेडिंग लिया हुआ मैंने, मगर इसमें वो नक्सल की गतिविधियों से संबंधित जो पूरी बातें हैं उनको हम एक साथ समग्रता में समझेंगे। जैसे बताया मैंने कि 31 मार्च 2026 से पहले या 26 तक भारत सरकार का मानना है, उनका जो मंशा है कि जो वामपंथी जो उग्रवाद है इनको जो है पूर्णतः जो है समाप्त करना है। यहाँ लक्ष्य लेकर चल रहे हैं और इनके साथ साथ जो है इसकी समाप्ति के साथ साथ जो है विकास की एक नई दिशा देनी है। एक बुनियादी जो है संकल्पना इस प्रकार की है। अब इसमें सबसे पहले जो बातें हैं जिनको हमें समझना है वह होता है नक्सलवादी आंदोलन का उदय। सबसे पहले जो है मैं जिसकी बहुत बुनियादी बात कर रहा हूं वहां है नक्सलवादी आंदोलन का उदय। आंदोलन का उदय, उदय जो है दो स्तर पे कब हुआ और कहां से। सबसे बुनियादी जब से सबसे प्रारंभिक की बात कर रहा हूं मैं, तो एक्चुअल में घटना इस प्रकार की है कि 1967 में 1967 में जो है पश्चिम बंगाल का एक पर्वतीय जिला है दार्जिलिंग। किसकी बात कर रहा हूं? पश्चिम बंगाल का, वेस्ट बंगाल का जो है एक डिस्ट्रिक्ट है जिनको हम कहते हैं दार्जिलिंग, जिनको हम कहते हैं दार्जिलिंग। दार्जिलिंग क्षेत्र में जो है तीन पुलिस थाना जो है जिनमें से एक जो है नक्सलबाड़ी, दूसरा जो है होरीबाड़ी और तीसरा जो है उसमें फांसी देवा। ये एक्चुअल में 1967 की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो है पर्वतीय जिले दार्जिलिंग है, उस दार्जिलिंग में जो तीन पुलिस थाने, एक जो है नक्सलबाड़ी था, एक जो है नक्सलबाड़ी और एक जो है थारोबाड़ी और एक जो है फांसी देवा, एक जो है फांसी देवा। ये तीन जो है ये थाने थे, पुलिस थाने। ये तीन पुलिस थाने हुआ करते थे। तो शुरुआती दौर पे जो है ये जब नक्सल की गतिविधियां जो है बिल्कुल शुरुआती दौर पे अपने वास्तविक में अगर देखा जाए तो वर्तमान जो स्वरूप में जिस प्रकार से है ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इस सबसे प्रारंभिक स्वरूप में यहाँ एक प्रारंभ हुआ था स्थानीय मुद्दे की वजह से। उस नक्सलबाड़ी और जो फांसी देवा और जो खोरीबाड़ी जो क्षेत्र थे उसमें जो स्थानीय मुद्दे थे, स्थानीय जो है कुछ किसानों के, कुछ मजदूरों के कुछ मुद्दे थे बेसिकली, ये उनकी जो है हकदारियों को लेकर के, ये फिर वहां पर जो बेसिक बुनियादी जो समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर के जो है वहां पर उनके कुछ मुद्दे थे। तो शुरुआती दौर पे वो जो मुद्दे थे उन मुद्दों के मिटिगेशन के लिए उन्होंने अपनी मांग सरकार के समक्ष रखा भी, मगर उनकी पूर्ति नहीं हुआ, असंतोष की भावना बढ़ी। तो उसी समय जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है, मतलब जिनको कहते हैं सीपीआई, जिनको कहते हैं सीपीआई जो है मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का जो है जो मार्क्सवादी जो है जो संगठन है, ये जो संगठन है इस संगठन के जो है स्थानीय स्तर के जो लड़ाके थे बेसिकली, उनकी जो स्थानीय जो नेता हुआ करते थे उन नेताओं के द्वारा स्थानीय लोगों को और भड़काया गया। उनको एक साथ संगठित करके जो है एक संगठित करके जो है किसानों को साथ में लेकर के जो है उन्होंने एक किसान विद्रोह किया। बेसिकली ये किसान विद्रोह के रूप में शुरुआत हुआ, जिसमें जो है ये सीपीआई के जो स्थानीय स्तर के जो कैडर थे, उनके स्थानीय जो नेता थे, उन नेताओं के द्वारा जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो नक्सलबाड़ी होरीबाड़ी और फांसी देवा में जो है एक किसान विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ 1967 में। इसके बाद ये गतिविधियां जो है, हालांकि उस समय प्रारंभिक दौर पे जो है इनको जो है 1967 और 1969 तक 68-69 तक जो है इनको दमन भी कर दिया गया। कुछ बुनियादी शिकायत थे, उन बुनियादी शिकायतों का समाधान भी कर दिया गया। और उसके बाद जो है जिस रूप में आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है और संगठित होकर के जो है वहां विस्तार हुआ। इसी क्रम में जो है 1969 में जो है
एक बड़े नेता हुआ करते थे उस समय। एक नेता हुआ करते थे जिनको कहते हैं हम चारू मजूमदार, जिनको हम जानते हैं चारू मजूमदार के नाम से। चारू मजूमदार, चारू मजूमदार जो है ये बेसिकली जो है सीपीआई के नेता हुआ करते थे, जिनको जो है नक्सलियों का समर्थन, जिनको जो है इसमें उनका वैचारिक समर्थन मिला हुआ। अब चारू मजूमदार जो है, जो पहले सीपीआई एम के नेता हुआ करते थे, उन्होंने जो है सीपीआई जो एम हुआ करते थे उससे अब अलग होकर के जो है उसने एक नया संगठन बनाया। चारू मजूमदार के नेतृत्व में सीपीआई एम से अलग होकर के, सीपीआई एम से अलग होकर के उसने एक अलग संगठन बनाया, जिनको कहते हैं, जिनको कहा गया सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई, और इनको कहा गया मार्क्सवादी लेनिनवादी, मार्क्सिस्ट और लेनिन, दो की विचार इनमें से। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये नई संगठन के रूप में जो है मार्क्सवादी और लेनिनवादी, ये बेसिकली अगर देखें तो इसमें और अधिक चरम विचार, चरमपंथी के नेता बन गए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो सबसे जो बुनियादी शुरुआत जो हुआ था एक कासिन किसान विद्रोह के रूप में, जिसको उस समय जो है जो सीपीआई जो एम थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो मार्क्सिस्ट थे, उनके स्थानीय स्तर के लोगों ने शुरुआत किया था एक किसान विद्रोह के रूप में। मगर आगे चल करके, जैसे मैंने बताया 1969 की बात कर रहा हूं, तो 1969 में जो है वो चारू मजूमदार एक नेता हुआ करते थे, उनके द्वारा सीपीआई एम से अलग होकर के जो है उसने एक अलग संस्था बनाया, एक अलग पार्टी बनाया, जिनको हम कहते हैं सीपीआई मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट। तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये वो संगठन है, ये सीपीआई जो है एमएल वो संगठन है जिसने एक्चुअल में जो है ये जो किसान विद्रोह के रूप में जो प्रारंभ हुआ था एक आंदोलन, ये आंदोलन जो है धीरे धीरे जो है यहाँ उस नक्सलबाड़ी से प्रारंभ होकर के, नक्सलबाड़ी से प्रारंभ होकर के भारत के जो है बहुत बड़े क्षेत्र पर, कई राज्यों में, कई जिलों में, कई थानों पर अपना धीरे धीरे जो है कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से अगर देखें तो यहाँ जो आंदोलन जो नक्सलबाड़ी से जो है एक किसान आंदोलन के रूप में, किसान विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ, जब भारत के कई क्षेत्र में फैल गया, जिनको हम जानते हैं एक नक्सलवादी आंदोलन के रूप। तो बुनियादी रूप से अगर देखें तो नक्सलवादी आंदोलन का मतलब लगभग इस प्रकार का था। अब यहां तो हो गया नक्सलवादी आंदोलन की बातें बताया मैंने। अब दूसरा जो बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई होती है वह है इस नक्सलवादियों का, या फिर जिनको हम, या फिर भारत सरकार के द्वारा जिनको कहते हैं कि इनका जो है वामपंथी उग्रवादी। तो स्वाभाविक है इनका कोई वैचारिक आधार होगा, तभी वहां जो है इतने 4 दशकों तक, 4 5 6 दशकों तक लगातार वो बना रहा। तो एक्चुअल में ये कह सकते हैं इस नक्सलवादी जो आंदोलन हो रहे थे, इन नक्सलवादी जो आंदोलन हो रहे थे, इनको जो है वैचारिक आधार जो मिला, उनको वैचारिक आधार जो मिला वहां था माओवाद। इसका मतलब यह कह रहा हूं मैं, नक्सलवादी आंदोलन को वैचारिक आधार, इनका वैचारिक आधार जो है मिला है उनको माओवाद, वैचारिक आधार मिला इनको माओवाद। अब ये थोड़ा सा नया शब्द हो गया, तो समझ लेते हैं पहले माओवाद बेसिकली है क्या। एक्चुअल में जो है ये जो माओवाद है, ये जो है चीन में जो है एक बड़े नेता हुए, चीन में जो है जब चीन का जब क्रांति हुआ उसके एक बड़े नेता हुए, जिनको हम जानते हैं माओ से तुंग के रूप में, या फिर कभी इनको जो है माओ जेडांग भी कह देते हैं, माओ से तुंग के रूप में, या फिर कभी इनको जो है माओ जेडांग इस नाम से भी जाना जाता है। अब ये जो है एक बड़े नेता हुए,
एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है, इनकी जो विचारधारा है, इनकी जो विचारधारा है, ये एक्चुअल में इस माओवाद को जो है साम्यवाद के एक रूप के रूप में डेवलप करना चाहते हैं। ये बेसिकली जो है इस माओवाद को जो है, जो साम्यवाद है, साम्यवाद है, इस साम्यवाद के जो है एक रूप में जो है इनको विकसित करना चाहते हैं। और चूंकि यह एक बड़ा नेता है, चीन में जो है, चीन में जो है बहुत बड़ी मात्रा में उन्होंने अपना वैचारिक स्तर पर जो है समर्थन प्राप्त कर रखा है, लोगों को जो है वहां संगठित कर रखा है। और इसी क्रम में जो है, तब जब चीन में जो है क्रांति हुआ, तो क्रांति जो है इस माओ से तुंग के नेतृत्व में ही हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ जो है चीनी एक क्रांतिकारी नेता है, एक रणनीतिक विचारक है, साम्यवादी दल के जो प्रमुख नेता है। तो स्वाभाविक है, सबसे पहले अगर जो है, जो बुनियादी जो है उस नक्सलवादी आंदोलन को वैचारिक आधार जो मिला, वहां जो मिला इस माओवाद, जिनका जो है जो मूल सिद्धांत है, जिनके मूल जो कार्यशैली है, इनके मूल जो कार्यशैली है कि जैसे कि चीन में भी जो है सशस्त्र क्रांति हुआ था, जिनको हम चीन की क्रांति कहते हैं 1947 में। और उसके बाद फिर लंबे समय तक ये जो है वहां के नेता निश्चित वहां के प्रमुख बने रहे। 1949 से लेकर के जो है 1976 तक लगातार वह उसके प्रमुख बने रहे। और जैसे आप जानते हैं कि चीन में जो है इस प्रकार से क्या है, एक सत्तावादी सरकार होती है। उसके शासनकाल में जो है ये विचारधारा जो है और बहुत बहुत बड़ी मात्रा में उनका विस्तार हुआ, खूब फली फूली। पर धीरे धीरे जो है ये जैसे बताया मैंने, चूंकि भारत में भी जो है वो नक्सलवाड़ी से जो है जो बुनियादी रूप से छोटी समस्याओं को लेकर के, प्रारंभिक जो छोटी समस्याएं थे वहां से जो है प्रारंभ हुआ, मगर धीरे धीरे तब जब उनको इस माओवाद के जो वैचारिक आधार मिला, कई नेता जो है इसके समर्थक में आए, कुछ वहां से भी इनका प्रभाव आया, वहां से भी इनको समर्थन प्राप्त हुआ। और धीरे धीरे जो है, क्योंकि जो माओवाद है, इनकी जो विचारधारा है, वहां वहां जो है राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए, राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए इनका जो विचारधारा है उसमें सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र विद्रोह और लोगों को संगठित करना, और साथ में राजनीतिक गुट बना करके राज्य की सत्ता पर अधिकार करना, इनका ये तरीका हुआ। और इसी वजह से जो है इन्होंने जो है जो प्रोटेक्टेड पीपुल्स वार जो होता है, या फिर कह सकते हैं जो मिलिट्री लाइन होते हैं, कि उस पर बिलीव करते हैं। इनका जो मुख्य विचारधारा है कि राज्य की सत्ता को हथियाने के लिए हिंसा और विद्रोह ही एक माध्यम हो सकता है। इनका बिलीव जो है इस तरह होता है। ये जो है हिंसा और विद्रोह को सत्ता प्राप्ति के औजार के एक साधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तो स्वाभाविक है यदि स्थानीय स्तर पर विकास से संबंधित हो, या फिर किसी की शिकायतों से संबंधित अगर कोई मुद्दा उभर करके अगर आता है, तो उन मुद्दों को जो है ऐसे बना करके, ऐसे प्रस्तुत करके जो स्थानीय जो लोग हैं उनकी सहानुभूति प्राप्त करने के प्रयास करते हैं, जिससे जो है जिससे जिससे जो है उन लोगों को जो है उन नेताओं का समर्थन मिल। ऐसे जो है कई प्रकार के जो स्थानीय जो मुद्दे थे, जो स्थानीय कुछ समस्याएं हुआ करते थे, उनके बारे में लोगों को जो है गलत तरीके से जो है गलत तरीके से जो है उनको समझा करके, उनके बारे में ऐसा बता करके, वहां उनके साथ में जो है वहां कई बहाना करके धीरे धीरे जो है उनकी समस्याओं के समाधान के रूप में, उनके समस्याओं के समाधान के रूप में, उनके मन में, उनके हर एक व्यवहार में वही जो है शस्त्र विद्रोह, और दूसरा जो है वहां है हिंसा। इस रास्ते को अपनाने के लिए वहां जो है हमेशा उनको प्रेरित कर। स्वाभाविक है, एक प्रकार से अगर देखें तो ये जो है इस माओवाद जो है ये विचारधारा है जिसने जो नक्सलवादी जो आंदोलन हो रहे थे उनको वैचारिक आधार दिया। स्वाभाविक है, इसकी वजह से भारत में धीरे धीरे करके जो है पहले एक राज्य जो पश्चिम बंगाल के उस जो दार्जिलिंग जिले के जो है जो नक्सलवादी
गोलीबारी और फांसी दिवस जो प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे इनका और बहुत बड़ी मात्रा में विस्तार होता चले। अब जब भारत में इनका जो है विस्तार होता चला गया, तो शुरुआती दौर पे जो है राज्य सरकार ने भी और साथ में भारत सरकार ने भी उनको बहुत सीरियस नहीं लिया। इसी वजह से जो है उनकी जो स्थानीय जो समस्याएं थी, स्थानीय जो मुद्दे थे, उनमें से कईयों के समाधान भी नहीं हो पाए। वो मुद्दे बहुत बुनियादी थे, बहुत बुनियादी मुद्दे थे, जिनका जो है शुरुआती दौर पे अगर समाधान कर लिया जाता, तो शायद शायद जो है ये 4 दशक तक जो है ये भारत के जो है आंतरिक भाग में एक नासूर के रूप में एक बड़ी समस्या, जो हर एक जो राज्य को भी चुनौती देता है, संविधान को चुनौती देता है, तो स्वाभाविक है उस समय ऐसे नहीं रहे थे। मगर जो है स्थानीय स्तर पर उस तत्कालीन समय में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया, उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया, जिसका परिणाम हुआ कि यहाँ जो है भारत में जो है एक माओवाद के रूप में, नए दृष्टिकोण से माओवाद के रूप में एक नक्सलवादी आंदोलन जो है लगातार बढ़ती है। अब प्रश्न ये होता है कि यहाँ जो है भारत सरकार जो है किस तरह से देखता है इनको। भारत सरकार जो है मतलब भारत में जो माओवादी है वो कौन है? भारतीय माओवादी कौन है? भारतीय माओवादी कौन है? तो भारत में जो है ऐसा अगर देखें तो लंबे समय तक राज्य के कई क्षेत्रों में जो हिंसक हिंसक जो घटनाएं जो है जो संचालित किए, जिनमें से मैंने पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, पहले भी थोड़ा बताया मैंने, वहां जो है उनको जो संगठित जो आधार दे रहा था, जो संगठन उनको संचालित कर रहे थे, वहां था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। वहां था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ जो है मार्क्सवादी लेनिनवादी, ये वो संगठन हुआ। और इनका जो है दृष्टिकोण, जैसे पहले बता चुका हूं मैं, इनका दृष्टिकोण जो है हिंसा और विद्रोह है। तो स्वाभाविक है ये चूंकि जो है एक विद्रोही संगठन हो गया, ये चूंकि यह एक विद्रोही संगठन हो गया, इसीलिए जो है भारत सरकार के द्वारा, इसीलिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है एक कानून होता है, एक कानून है जिनको हम कहते हैं गैर कानूनी निरोधक अधिनियम, जिनको अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। उस अधिनियम के अंतर्गत जो है इस संगठन को भारत सरकार के द्वारा फिर प्रतिबंधित संगठन के रूप में घोषित कर दिया, इनको जो है प्रतिबंधित संगठन के रूप में। तो वर्तमान में अगर देखें तो ये एक्चुअल में जो है ये अनलॉफुल जो एक्टिविटीज जो एक्ट है उसके अंतर्गत जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है एक क्या है, प्रतिबंधित संगठन है ये। तो स्वाभाविक है अब ये संगठन ही है जिसने भारत में जो है इतनी बड़ी मात्रा में व्यापक तरीके से जो है नक्सलवाद का प्रचार प्रसार किया। इसमें केवल ये संगठन, ये तो बड़ी पार्टी हुआ, अब इसमें जो है कई गुट है, इसमें जो है कई गुट सम्मिलित है इसमें, और ये सब गुट जो है अलग अलग क्षेत्र में कई प्रकार से एक्टिविटीज को वहां जो है संचालित कर। अब यहां तो हुआ भारतीय माओवाद कौन है, तो उन माओवाद की बात कर रहा हूं मैं, तो जो सीपीआई इंडिया जो मार्क्सिस्ट और लेनिनवाद से जुड़ा हुआ है, ये विचारधारा के जो लोग हैं, जब इनको जो मानने वाले में सम्मिलित जो संगठन में जो सम्मिलित में जो लोग हैं, वहां कौन है भारत में? भारतीय माओवादी है। अब थोड़ी पहले जो है लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हमें थोड़ा सा और जानना है, जिससे हम नक्सल की पूरी समझ को जो है अच्छी हो, उसके बेसिस पर ये। तो वहां जो है जो सीपीआई या फिर इनको ऐसा कह सकते हैं हम, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है, ये एक्चुअल में इनका अगर संगठनात्मक ढांचा कर देखें, इनका जो है संगठनात्मक जो ढांचा है, ये 2 स्तर में काम करता है, एक केंद्रीय स्तर में
और साथ में जो है राज्य के स्तर, दोनों स्तर में। जैसे कि भारत सरकार होता है तो भारत सरकार मतलब केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, स्थानीय सरकार। तो चूंकि वो इस प्रकार से काम करते हैं ये, क्योंकि यहाँ भी जो है उस बड़े क्षेत्र पर कब्जा करके हिंसा और सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से कब्जा करके वहां पर वहां सत्ता सत्ता को स्थापित करना चाहता है ये। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत की जो सरकार है, उस भारत की सरकार के साथ ही राज्य की जो सरकार के साथ साथ वहां जो है अपनी भी एक सरकार, समानांतर सरकार की स्थापना करना चाहता है। इसका मतलब यह कि वो भारत की सरकार को नहीं मानता, राज्य की सरकार को नहीं मानता, वो लोकतंत्र को विश्वास नहीं करता, वहां संविधान पर विश्वास नहीं करता। इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि वो अपने जो है शासन को संचालित करने के लिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, वहां पर उसने केंद्रीय स्तर में और राज्य स्तर में उसने जो है केंद्रीय और राज्य स्तर में जो है उसने एक बड़ा अपना ढांचा बना रखा है। जैसे केंद्रीय स्तर में जो है, केंद्रीय स्तर में जो है इनकी तीन प्रमुख संस्थाएं होती है। एक जो होता है जिनको कहते हैं केंद्रीय पोलित ब्यूरो, केंद्रीय केंद्रीय पोलित समिति, केंद्रीय पोलित समिति। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी स्तर में ये सबसे जो है इनकी जो है सर्वोच्च संस्था हुआ। ये एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये जो है वो भी निर्णय लेना होता है, उनकी एक सर्वोच्च संस्था केंद्रीय पोलित समिति हुआ करता था। इसके साथ साथ दूसरा जो संगठन जो है इसमें केंद्रीय स्तर में जिनको बोलते हैं पोलित ब्यूरो, जिनको कहते हैं पोलित ब्यूरो, ये दूसरा समूह है। ये एक प्रकार से अगर देखा जाए तो ये एक से ये जो है यहाँ जो है एक तरह से उनकी कह सकते हैं जो जो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है वहां है। उसके बाद तीसरा जो होता है इनमें इनके संगठन में वहां होता है इनका जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है, वहां जो है इनका सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है। एक प्रकार से अगर देखें तो जैसे वर्तमान में भारत की जो सरकार होता है तो कानून बनाने के लिए विधायिका के रूप में है, कानून को लागू करने के लिए कार्यपालिका के रूप में है, और साथ में जो है उनको जो सेनाएं हैं हमारी जिस प्रकार से, तो वैसे यहाँ पर क्या सेंट्रल मिलिट्री कमीशन। तो केंद्रीय स्तर में जो है ये तीन उनके प्रमुख संस्था है ये, जिनके माध्यम से अपने पूरे कार्यों को संचालित करते हैं ये। उसके बाद दूसरा राज्य स्तर में अगर देखें तो राज्य स्तर में भी इस प्रकार की स्थिति है। राज्य स्तर में अगर देखें तो एक राज्य समिति होता है और एक जो है राज्य सैन्य आयोग होता है। राज्य स्तर में अगर देखें तो यहाँ पर जो है एक राज्य स्तर की समिति होता है में जिनको कहते हैं राज्य समिति, और एक जो है राज्य सैन्य समिति होती है। एक प्रकार से क्या है यहाँ राज्य सैन्य समिति, सैन्य आयोग कहते हैं एक्चुअल में ये, सैन्य आयोग कहते हैं ये। तो ये तो हुआ एक्चुअल में जो है इनका मुख्य ढांचा। मगर ऐसे भी अगर देखें तो इसमें उसके बाद फिर जो है इसमें जो राज्य स्तर की जो कमेटी है उसके बाद जो इसमें जोनल कमेटी होता है, एरिया कमेटी होता है, और इसमें जो है जो लड़ाके होते हैं, ठीक है, इसमें जो लड़ाके होते हैं वो लड़ाके जो है जिनको समानता आप जानते हुए होंगे, जिनको कहते हैं पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA, पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। तो ये बेसिकली जो है ये एक्चुअल में जो है वो लड़ाके हैं इनके, ये बेसिकली क्या है, वो लड़ाके हैं जिनके माध्यम से जो है वो हर एक गतिविधियों को अंजाम देते। अब इसमें भी जो है ये जो PLG ये जो बात कर रहा हूं, ये भी जो है इसमें तीन स्तर के होते हैं। एक मुख्य बल होता है, एक सहायक बल होता है, और एक जो होता है इसमें बेस फोर्स हो। तो एक प्रकार से अगर देखें तो ये जो नक्सलवादी जो गतिविधियां जो है उनको संचालित करने जो है एक संगठन के रूप में ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट और जो लेनिनवाद है, ये उनका जो है संगठनात्मक ढांचा है। तो स्वाभाविक है इसी स्तर में जो है कई बड़ी मात्रा में लोग इनसे जुड़े हुए, इनको समर्थन मिला, जिनकी वजह से जो है भारत के जो है कई क्षेत्रों में, और सबसे मैक्सिमम अगर प्रसार उनका अगर हम देखें तो 2014 में 2014 में जो है 2014 में जो है 126 जिलों में इनका प्रसार हो चुका। ये अधिकतम की स्थिति।
ठीक है, शुरुआत कहाँ से हुआ? यहाँ जो है नक्सलबाड़ी से प्रारंभ हुआ और धीरे धीरे जो पश्चिम बंगाल के जो है उस दार्जिलिंग जो पर्वतीय जिले वहां से प्रारंभ होकर के यहाँ जो है भारत के जो है 126 जिलों तक अपना विस्तार कर दिया। अब अब जो है इनको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और एक नए तरीके से देखते हैं इनको। अब ये जो वामपंथी जो उग्रवाद है, इनका प्रसार कैसे हुआ? जैसे मैंने बताया, यहाँ तो जो है वो 1967 में जो है वो नक्सलबाड़ी से प्रारंभ हुआ और उसके बाद फिर सरकार ने उनको उस समय स्थानीय स्तर पर कुछ दमन भी कर लिया, मगर उससे बावजूद उनके बावजूद जो है ये कैसे विस्तृत हुए? तो वामपंथी जो उग्रवाद है, इनका प्रसार वामपंथी उग्रवाद का जो है प्रसार और इनकी प्रमुख गतिविधियां। इनकी प्रमुख गतिविधियां, तो इनको ऐसा समझे, जैसे मैंने बताया कि 1967 में जो है जो दार्जिलिंग के जो है कुछ बुनियादी जो है दार्जिलिंग जो पर्वतीय जिले है वहाँ कुछ बुनियादी समस्याएं हुआ करता था। नक्सलबाड़ी पुलिस थाना और खोरीबाड़ी पुलिस थाना, फांसी देवा पुलिस थाना, वहाँ की जो स्थानीय जो समस्याएं थे उन समस्याओं के आधार पर वहाँ के स्थानीय जो किसान थे उनके द्वारा एक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। मगर जो है धीरे धीरे जो है इनका संगठनित जो आधार मिला, इन संगठन के रूप में तैयार हो गए, सीपीआई जो है उनको आधार दिया। उसके बाद धीरे धीरे जो है कई क्षेत्र में इनका विस्तार हुआ। इनका विस्तार इतने हुआ कि इनके पास जो सशस्त्र जो लड़ाकू हुए 2014 के भारत सरकार का जो रिपोर्ट बताता है कि इनके पास लगभग जो है जो सशस्त्र जो लड़ाके हुआ करते थे इनके पास में लगभग जो है 9 से 10 हजार ऐसे जो है सशस्त्र लड़ाके हुआ करते थे। इनके साथ साथ जो है इनका जो पूर्वकालिक जो पूर्णकालिक जो कैडर हुआ करता था उनकी संख्या जो है अधिकतम 40 हजार तक। बड़ी मात्रा में इनके पास गोला बारूद और हथियार हुआ करते थे। तो इस प्रकार से जो है जैसे मैंने बताया इनकी जो मूल मूल जो विचारधारा है वो केवल और केवल जो है विद्रोह और हिंसा। स्वाभाविक रूप से जब इस प्रकार से पूरी गतिविधियों को अगर संचालित करेंगे बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तो स्वाभाविक है उसमें जब हिंसा किए जाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में जो है उसमें बेगुनाह लोगों की हत्या, तो कई इस प्रकार से बेगुनाह लोगों की जो है हत्या कर दिया गया। बड़ी मात्रा में धन लूट लिए गए, जो सार्वजनिक संपत्ति जो हुआ करता था उनका नुकसान पहुंचा दिया गया। फरोख्त फिरोख्त करके जो है वो बड़ी मात्रा में धन की जो है वहां आवाजाही हुआ। इस प्रकार से जो है यहाँ जो प्रक्रिया जो है ये एक्चुअली शुरुआत हुआ, मगर धीरे धीरे जो है इस नक्सलवादियों जिनका विस्तार जो है भारत के कई राज्यों में हो चुका, ठीक है, भारत के कई राज्यों में हो चुका था और उनका विस्तार इस प्रकार से हुआ जिसे कहते हैं कि लाल कॉरिडोर बन चुके थे। लाल कॉरिडोर या फिर लाल गरियाला जिनको कहा जाता था, जिन जिलों में जो है इन नक्सलियों का जो है विस्तार हुआ करता था। कि नक्सली जो है जो आर्थिक अवसंरचनाएं जो हुआ करते थे उन पर वो हमला करते थे, उनको नष्ट करते थे। विकास की जो गतिविधियां हैं उनको पूरी तरह से वो अवरुद्ध कर देते थे। कोई पुल बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, कोई सड़क बन रहा है, वहां की गाड़ियों को जला देते। इसका मतलब ये है ये विकास को समर्थन नहीं करते, क्योंकि अगर विकास पहुंचेगा तो स्वाभाविक है वहां पर उनकी जो है विचारधारा कोई काम आने वाला नहीं है। इसीलिए जो है ऐसे जो आर्थिक जो अवसंरचनाएं जो विकास को जो गति दे रहे थे, ऐसे उन सबको क्या है वो लगातार क्या है बाधा पहुंचाते रहे। स्थानीय स्तर पर जो है जो सरकार की जो व्यवस्था है वो उनको नहीं मानते हैं, और उसमें अगर स्थानीय प्रशासन में या फिर जो पुलिस है चाहे कोई सामान्य स्थानीय प्रशासन है, पंचायत की व्यवस्था किसी प्रकार की वहां पर डरा धमका करके किसी की हत्या करके जो है स्थानीय स्तर पर जो है प्रशासन की पूरी जो व्यवस्था है उनको वहां चौपट कर देते हैं। ये तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ जो है ना केवल आर्थिक अवसंरचनाओं को अवरुद्ध कर रहा है, बल्कि जो है वहां जो है जो उस क्षेत्र में जो शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था को जो है समाप्त करके जो है वहां
एक समानांतर सरकार की स्थापना कर रहा है। समानांतर सरकार की स्थापना के साथ साथ जो है अब वो अपनी सरकार बना रखा है, अपना सरकार बना रखा है, अपना जो है वहां अपना सिक्का चला रहा है, वहां जो है अपनी व्यवस्था को स्थापित कर रहा है, लोकतंत्र को नहीं मानता है, संविधान को नहीं मानता है। तो स्वाभाविक रूप से वो एक प्रकार से अगर यहाँ पर एक प्रकार से कहा जाए तो बड़ी मात्रा में हिंसा करके, हिंसक घटना करके, बेगुनाह लोगों को हत्या करके, बेगुनाह की हत्या करके इस राज्य को जो है स्वीकार नहीं कर रहा है, बल्कि वहां जो है एक अपना तथाकथित जो है हिंसा और विद्रोह के बेसिस पर इस प्रकार से उन्होंने अपना विस्तार किया। अब यहां तो हुआ, जैसे मैंने बताया, इनका विस्तार जो है राज्य के 2014 में अधिकतम विस्तार जो है वह 126 जिलों तक पहुंच चुका था। तो स्वाभाविक है इनके विस्तार के तो कुछ बुनियादी कारण भी होंगे ना, उनके विस्तार के, ये भी इनके जो है उदय और विस्तार के कुछ बुनियादी कारण भी होंगे। जैसे मैंने बताया कि प्रारंभिक स्तर में जो है ये बहुत बुनियादी तौर पे शुरुआत हुआ था उस नक्सलबाड़ी से। स्थानीय कुछ समस्याएं थे, कुछ शिकायतें हुआ करता था, उन शिकायतों को उस तत्कालीन समय में समाधान नहीं किया गया। आम लोगों का बड़ी मात्रा में शोषण किया गया, शोषण हुआ, उनके जो हक थे वो हक उनको नहीं मिले, विकास की जो गतिविधियां जहां पर आगे नहीं बढ़ा। स्थानीय स्तर जो प्रशासन, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वहां जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हुए। उनके जो है भोजन की समस्या है, खाद्य की सुरक्षा नहीं है, आजीविका सुरक्षा नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है। तो स्वाभाविक है ऐसे लोगों को जो है वो नक्सली जो है वो उच्च विचारधारा के जो लोग हैं उनको बहुत आसानी से जो है बहला फुसला करके जो है वो अपने संगठन का हिस्सा बना ले। तो स्वाभाविक है एक प्रकार से, इसीलिए ऐसा कहते हैं, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नक्सल की जो गतिविधियां हैं वो एक प्रकार से एक राजनीतिक समस्या है, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। हालांकि जो है ये कोई राजनीतिक समस्या नहीं है, जैसे कि वर्तमान में भारत सरकार जो मानता है। तो स्वाभाविक है इस वामपंथ उग्रवाद के जो है प्रसार होने के तो कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे ना, कुछ न कुछ तो कारण रहे होंगे। अब सामान्य जो है कारण तो बहुत सारे ऐसे बताए जा सकते हैं, इस वामपंथी जो है उग्रवाद के प्रसार के बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं। वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के बहुत सारे कारण बताए जा सकते हैं, मगर चूंकि जो है हम एक बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और स्वाभाविक उसमें जो है बहुत सोच समझ करके बातें हमें लिखनी होते हैं। तो स्वाभाविक है हमें जो है बहुत ऑथेंटिक तरीके से चीजों को सोचने की आवश्यकता है, जो मौलिक बातें हो उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के कारण के संदर्भ में द्वितीय जो प्रशासनिक सुधार आयोग है, जिनके अध्यक्ष जो है वीरप्पा मोइली हुआ करते थे, उसने जो है, ऐसे तो उसने कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक सुधार के लिए 15 रिपोर्ट दिए हुए हैं, मगर उस 15 रिपोर्ट में जो है जो सातवां रिपोर्ट है जो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए था, विवादों के समाधान के लिए एक प्रतिवेदन था। उस प्रतिवेदन में जो है उस सातवें प्रतिवेदन में मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं सेकंड एआरसी की बात कर रहा हूं मैं। सेकंड एआरसी द्वितीय जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिपोर्ट कमीशन बना था उनकी रिपोर्ट की जो है मैं इसमें जो है सेवंथ इनके जो है वो सेवंथ रिपोर्ट है इनका, सेवंथ रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसमें जो है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, विवाद समाधान से संबंधित इसमें मुद्दे थे, उनको डील किया गया था। तो इसमें जो है उस द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट में जो है इस वामपंथी उग्रवाद के जो है प्रसार के जो है वहां 5 मुख्य कारण बताए हैं, 5 प्रमुख कारण उन्होंने बताए हैं। वामपंथी उग्रवाद के प्रसार के जो है 5 मुख्य कारण उन्होंने बताए हैं। अब ये कारण जो है वो कई बड़े कारण है, बहुत मौलिक है ये। जैसे कि एक कारण के रूप में जो है इसमें वहां है भूमि संबंधी कारक, भूमि संबंधी कारक। अब एक कारक के रूप में जो है वहां हुआ भूमि संबंधी कारक।
एक कारण तो यहां हुआ। ऐसी जो है दूसरा जो है वहां इसमें विस्थापन और जबरदस्ती बेदखली। विस्थापन और इसका मतलब है ये, इसको थोड़ा सा हम डिटेल बात करेंगे इस पर। जैसे मैंने पहले बताया कि भूमि से संबंधित कुछ कारण रहे हैं, ये भूमि से संबद्ध कुछ कारण है, स्वाभाविक है भूमि उनके अधिकार को लेकर के कारण है। दूसरा विस्थापन और जबरदस्ती बेदखली। विस्थापन का मतलब ये हुआ कोई परियोजना हो गया, विद्युत संबंधित हो गया, कुछ सड़क परियोजना हो गया, उससे संबंधित जो है वहां क्योंकि जमीन की आवश्यकता है तो स्वाभाविक इस बेसिस पर क्या उनका बड़ी पारंपरिक विस्थापन कर दिया गया। हालांकि इसमें पुनर्वास किया जाना था मगर उनकी कोई व्यवस्था नहीं है तो स्वाभाविक इससे एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ, लोगों की जो असंतोष की भावना जो इससे और बढ़ी। इनके साथ तीसरा जो कारण था, जो कारण माना गया है वह है आजीविका और रोजगार से संबंधित जो मुद्दे, आजीविका और जो है रोजगार से संबंधित जो मुद्दे। उसके बाद चौथा जो कारण जो इसमें जो माना हुआ है वह है सामाजिक बहिष्कार का। वहां जो है सामाजिक बहिष्कार का। सामाजिक बहिष्कार का मतलब जो है बहुत सामान्य भाषा में अगर समझे तो समाज की जो मुख्य धारा है उस समाज की मुख्य धारा में इनको अवसर नहीं है जोड़ने का, कोई जुड़ाव का उनके अवसर नहीं है, उनको बहिष्कार कर दिया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया। तो स्वाभाविक है उससे जो है असंतोष की भावना जो है वहां और बढ़ी। इनके साथ साथ है इनके साथ साथ जो पांचवा जो कारण है वह है शासन संबंधी कारण। शासन संबंधी कारण। शासन संबंधी कारण का मतलब ये हुआ कि स्थानीय स्तर पर जो शासन व्यवस्था है या तो वो शासन व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, भ्रष्ट है पूरी तरह से, या फिर है ही नहीं। तो स्वाभाविक है ये ऐसे मौलिक कारक है। ये जो है पांच ऐसे जो है ये मौलिक कारक है जिनको द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने जो 7वीं रिपोर्ट है विवादों के समाधान को लेकर के, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को लेकर के, उसमें ये 5 कारण बताए हुए। 5 कारण में जो है जो सबसे पहला जो कारण है वह जो है जो भूमि से संबंधित जो कारण है, भूमि से जो संबंधित जो कारण है। अब भूमि से संबंधित कारण का मतलब यह हुआ कि जैसे उनको ऐसा देखा जा सकता है कि जब भूमि सुधार की प्रक्रिया शुरुआत किया गया था भारत में आजादी के तुरंत बाद में, तो उस समय जो है एक निर्धारित सीमा जो है रखा गया था। एक भूमि की जो इतनी सीमा जो है निर्धारित किया गया था, जो एक पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर किसान है जिनके पास में सिंचित भूमि हो तो फिर इतनी उनकी भूमि होनी चाहिए, असिंचित भूमि है तो फिर इतनी भूमि होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ जो है तो एक्चुअल में जो है समस्या ये था कि पश्चिम बंगाल या फिर बाकी और क्षेत्रों में भी इस भूमि सुधार के जो कानून थे इनको बहुत ठीक प्रकार से लागू नहीं किया गया। कुछ प्रकार से ठीक लागू किया मगर कुछ प्रकार से लागू नहीं किया। तो स्वाभाविक की यही जो है धीरे धीरे करके वो समस्याएं उत्पन्न शुरू कर दिया। समस्याएं जो है यही उत्पन्न शुरू हुआ क्योंकि जो है वहां कुछ लोगों के पास जमीन है तो बहुत बड़ी मात्रा में जमीन है और काफी बड़ी मात्रा में लोगों के पास जमीन ही नहीं है। मगर यदि इस भूमि सुधार के कानून को ठीक प्रकार से लागू किए होते तो स्वाभाविक है वो जमीन जो है जो जिनके पास में अधिक जमीन है उससे जो है लेकर के जो है जिनके पास जमीन नहीं है उनको जो है वितरित किया जा सकते थे, मगर ऐसे बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो जो भूमि सीमा निर्धारित जो किया गया था उसकी बहुत बड़ी मात्रा में उल्लंघन किया गया। इससे जो है बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास जिनके पास जमीन नहीं थे उनको कोई भी जमीन नहीं मिला। इनके साथ साथ जो है दूसरा अगर देखें इनमें तो वहां जो मुद्दा था उस समय जब भूमि सुधार किए जा रहे थे तो भूमि सुधार जब किए जा रहे थे उस समय जो है एक विशेष भू काश्तकारी जो है ये प्रदान किया गया था। विशेष भूमि काश्तकारी का मतलब ये था कि कुछ लोगों को विशेष छूट दिया गया था, लोगों को विशेष छूट दिया गया था और उस छूट का जो है गलत तरीके से जो है उपयोग करके, गलत तरीके से जो है उनको जो है प्राप्त करके जो है बड़ी मात्रा में जमीन पर वहां कब्जा किया हुआ। स्वाभाविक इसका परिणाम ये हुआ कि उस भूमि सुधार के माध्यम से
भूमि सुधार के माध्यम से अगर भूमि सुधार को ठीक प्रकार से अगर लागू किए होते तो सफाई के जो इतनी बड़ी मात्रा में जो है जो असमानता है, एक के पास में बहुत हजारों एकड़ की जमीन और बाकी बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के पास में जो है जमीन है ही नहीं। सफाई के ये जो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं जो एक्चुअल में जो है एक बड़े मुद्दे के रूप में आए। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है तीसरा जो प्रमुख कारण था कि समाज के जो है जो सशक्त लोग जिनको कहते हैं तथाकथित, जो जिनका जो है कोई या तो सरकारी नौकरी है या फिर जो है कोई जो बड़ा जो है जो सशक्त लोग कहते हैं, ये चाहे वहाँ कोई धनवान व्यक्ति हो, कोई स्थानीय स्तर कोई बड़ा, चाहे वहाँ बड़ा व्यक्ति हो वो, तो सभाई की इनके द्वारा जो है बड़ी मात्रा में या तो सरकारी जमीन का या फिर सामुदायिक जमीन, उस सरकारी जमीन या फिर जो सरकारी जमीन या फिर जो सामुदायिक जमीन हुआ करते थे उनको अवैध तरीके से वहां कब्जा करने लगे। सभाई की इससे जो है जो स्थानीय जो लोग थे जिनके पास में ऐसी भी कोई भूमि के संसाधन नहीं है, तो सभाई के जब इस प्रकार से बड़ी मात्रा में गैर कानूनी तरीके से जो सरकारी और जो सामुदायिक जो जमीन हुआ करते थे उनको अनधिकृत प्रकार से क्या है वहां कब्जा करने लगे। यहां तक कि जो है निजी व्यक्ति जो है वो तालाबों पर पोखरों पर अपना दावा करने लगे। सभाई की ये सब पहले परंपरागत रूप से बहुत ही जो है एक परंपरागत रूप से जो है ये जो है परंपरागत रूप से जो है ये जो है सार्वजनिक संपत्ति हुआ करता था जिनका जो है सभी समुदाय के लोग जो है उपयोग करते थे। मगर अब वो समस्या जो है अब परिस्थितियां वैसे नहीं रही, क्योंकि अब जमीन जो है पूंजी का एक बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है। सभाई के अब जो बड़े शक्तिशाली जो लोग हैं तथाकथित रूप से वहां उस सरकारी जमीन पर ये जो समुदाय की जो जमीन है उस पर वहां अवैध तरीके से बड़ी मात्रा में कब्जा कर, तो सभाई के इससे जो है जो छोटी स्तर के जो लोग थे, स्थानीय जो लोग थे, उनको वहां पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में उनकी कई समस्याएं उत्पन्न शुरू हुआ। सभाई के लोग दूर दराज क्षेत्र से जाते हैं, उनके क्षेत्र में जाते हैं और वहां जाकर के बहुत बड़े क्षेत्र पर वहां कब्जा कर लेते। सभाई है इस प्रकार से उनकी समस्याएं जो है और बढ़ी। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है जो जमीन जो है परंपरागत रूप से जो है जो स्थानीय स्तर जो किसान है, जो आदिवासी है, जो किसान है आदिवासी है छोटी स्तर पर परंपरागत रूप से कई पीढ़ियों से जो है जिस जमीन पर वहां जो है खेत चलाते थे, खेत बोते थे, जिस जमीन पर बोते थे, मगर दुर्भाग्य से जो है जो वन जो दुर्भाग्य से जो है उनके जो हक जो उनको मिलना चाहिए था, उस जमीन का जो मालिकाना हक जो उनको मिलना चाहिए था, हम वहां भी नहीं दिए। स्वाभाविक है इस प्रकार से उनको जो है उस जमीन का मालिकाना हक नहीं मिलने से स्वाभाविक है वहां जो है एक असंतोष की जो भावना है उस असंतोष की भावना को और बढ़ाया। इसके साथ साथ इनके साथ साथ जो है इसमें जो पांचवी अनुसूची से संबंधित जो पांचवी अनुसूची से संबंधित जो भूमि है उस भूमि क्षेत्र का जो है, क्योंकि वो जनजाति क्षेत्र के लिए भूमि है, तो स्वाभाविक वो जनजाति भूमि का जो है गैर जनजातियों में हस्तांतरण से संबंधित जो कानून है उस कानून को ठीक प्रकार से लागू नहीं किए। एक्चुअल में जो कानून है जो जनजाति भूमि का जो है हस्तांतरण जो है गैर जनजातियों को वहां नहीं हो सकता, उनको रोकने के लिए कानून बनाया गया है, मगर जो है उस कानून को ठीक प्रकार से लागू नहीं किए, जिसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में जो है वो पांचवी अनुसूची के क्षेत्र में जो भूमि हुआ करता था जिनको हम जनजाति भूमि कहते थे, उनका बहुत बड़ी मात्रा में जो है गैर जनजातीय लोगों के द्वारा कब्जा। भाई कि इससे जो है वह स्थानीय जो लोग थे, स्थानीय जो लोग थे उन स्थानीय लोगों में जो है असंतोष की मात्रा सरकार के खिलाफ भी लगातार बढ़ती चली गई। इनके साथ साथ जैसे मैंने बताया जो परंपरागत रूप से जो है उनके पास जो अधिकार थे, जिस जमीन पर उनके पुरखों जो है वहां पर लंबे समय से वहां उस खेत पर बुआई करते थे, उत्पादन करते थे, मगर अचानक से पता चलता है कि उस जमीन पर उनका कोई अधिकार नहीं है, उनकी जमीन छीन ली आगे। तो इस प्रकार से जो है वो परंपरागत जो है जमीन जिस पर वो खेती बाड़ी करते थे उन पर उनका हकदारी नहीं होना, उनकी हकदारियों को मान्यता नहीं देना, ये जो है असंतोष की मात्रा को और बढ़ाया। इस प्रकार से अगर देखें तो भूमि संबंधी जो कारण है, ऐसे बहुत से कारण हैं जो भूमि से संबंधित रहे जिनकी वजह से जो है असंतोष की भावना और बढ़ा। दूसरा जो कारणों में अगर देखें तो वहां है
विस्थापन और जबरदस्ती बेदखली। विस्थापन और जबरदस्ती बेदखली का मतलब ये हुआ कि तो जनजातियों के द्वारा, जैसे मैंने बताया, जिस जमीन पर परंपरागत रूप से वह काम करते हैं, जिस भूमि पर वह काम करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, उस जमीन को जो है उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया। उनकी जो है अधिकार को कोई मान्यता नहीं दिया गया। इनके साथ साथ जो है कोई कोई जो है कोई जो है सिंचाई परियोजना हो, कोई बड़े वृहद सिंचाई परियोजना हो, या फिर जो है कोई विद्युत उत्पादन के लिए जो परियोजना है, तो सभाई की सिंचाई के लिए अगर बांध बनाया जाना है या फिर विद्युत उत्पादन के लिए अगर बांध बनाया जाना है, तो उसमें बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, क्षेत्र जो है पानी से डूब जाते हैं। तो स्वाभाविक उसमें कई आदिवासियों के कई घर जो है पूरे गांव के गांव जो है उस बांध के डूबान क्षेत्र में आए, उस बांध में डूब गए। स्वाभाविक इस प्रकार जब वृहद परियोजनाओं का निर्माण किया जाता है, तो स्वाभाविक इसके लिए जो है बिल्कुल सोची समझी रणनीति के अंतर्गत जो है पहले हमें पुनर्वास नीति की आवश्यकता होती है। यदि हम कोई यदि जो है हम विस्थापन कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वहां से हटाकर कहीं और हम उसको स्थापित करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक इसके सबसे पहले जो है आवश्यकता इस बात की होनी चाहिए थी कि उनके पुनर्वास के लिए जो है उनको बहुत व्यापक व्यवस्था किया जाए। मगर जो है सरकार के द्वारा भी इस प्रकार से बिना पुनर्वास नीति के, या फिर जो है अगर पुनर्वास अगर नीति है, तो वहां जो है बहुत बहुत जो है खराब व्यवस्था में उनको लागू किया गया। इनकी वजह से जो उनके पास जो परंपरागत जो जमीन हुआ करते थे, जिनका उनको पुरखे जो है लगातार खेती बाड़ी करते थे, वहां भी उनसे चला गया। और इनके साथ साथ वहां अब ना तो खेती बाड़ी रहे और ना तो उनके घर द्वार रहे। ये जो स्थिति है, ये स्थिति जो है वो असंतोष की मात्रा को और बढ़ाया। जिनका लाभ जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो नेता थे वो लगातार उसका लेते रहे, जिसकी वजह से जो है ऐसे लोगों को वहां नक्सली गतिविधि से, और जैसे मैंने बताया, समुचित जो है अब अगर जमीन को अगर अधिग्रहित किया जा रहा है, तो स्वाभाविक है वर्तमान में जिस प्रकार से क्या होता है, उनका हर्जाना दिया जाता है। मगर एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो उस समय जो है जब जमीन के बड़ी मात्रा में इस प्रकार से अधिग्रहण किया जा रहा था, सिंचाई परियोजना के लिए हो, चाहे विद्युत परियोजनाओं के लिए हो, चाहे वहां सड़कों के लिए, या किसी प्रकार से विकासात्मक गतिविधियों के लिए, तो उनको किसी प्रकार से कोई हर्जाना नहीं। हर्जाना में जो दिया गया है वो नाम मात्र का है। पुनर्वास के लिए कोई सार्वजनिक उद्देश्य से जमीन अगर दिए जाते, तो स्वाभाविक रूप से उसमें जो है उनका पुनर्वास किया जाता है। पुनर्वास की व्यवस्थित व्यवस्था होती है। हर्जाने के रूप में जो है उनको निधि दिया जाता है, मगर जो है इस प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं। इसी वजह से जो है वो असंतोष की जो भावना है लगातार बढ़ी। तीसरा जो कारण अगर देखें तो वहां है आजीविका और रोजगार से संबंधित। आजीविका और रोजगार से संबंधित मतलब मुद्दा बेसिकली जो है वो खाद्य सुरक्षा का है। मुद्दा बेसिकली क्या है, वो खाद्य सुरक्षा का है। खाद्य सुरक्षा का है। हालांकि अभी वर्तमान में तो हम जैसे कहते हैं कि भारत में 2013 से जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू है। और वैसे तो अगर छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ तो जो है 2012 में छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा कानून लागू किया गया। तो ये जो लागू किया गया ये तो बहुत बात की बात है, मगर उसके बावजूद भी अगर देखें तो शुरुआती दौर पे जो है समानता, जिनको आप जानते हैं कि जो कुछ थोड़ा बहुत चावल और जो भी उसमें जो वितरित करते थे सरकार के द्वारा, जिनको हम कहते हैं पीडीएस के माध्यम से, जो उचित मूल्य की दुकान होती है उनके माध्यम से, तो सामान्य जो मैदानी क्षेत्र में तो ठीक है, चलो उचित मूल्य की दुकान है, वहां पर जो है राशन कार्ड बना लिए और वहां पर जाकर के उनको राशन मिल जाते थे जितने भी मिलते थे। मगर समस्या है उस दूर दराज क्षेत्र में है, बस्तर के दूर दराज क्षेत्र में है, अबूझमाड़ में है, सुकमा में है, बीजापुर में है, कांकेर में है, ऐसे कई क्षेत्र। और केवल छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे और भी दूर दराज के क्षेत्र मध्य प्रदेश के है, इस तरफ झारखंड के है, उड़ीसा के है, तेलंगाना के है, महाराष्ट्र के है, ऐसे जो है आंध्र प्रदेश के है। तो उन दूर दराज क्षेत्र में जो है, जो दूर दराज क्षेत्र में आजीविका से संबंधित मतलब थोड़ी बहुत मात्रा में अगर मान लो उनको जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जो खाद्यान्न मिलते थे, उनके वितरण में भी बहुत बड़ी मात्रा में क्या है, भ्रष्टाचार इतना है कि उनको किसी प्रकार से कोई अनाज
नहीं मिल रहा है। तो स्वाभाविक ही ये लोगों में क्या है, असंतोष की भावना को और बढ़ाया। खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, खेती में जमीन तो पहले ही छीन लिया गया। अब उनके पास सरकार की तरफ से थोड़ा बहुत भी अगर कुछ मिलता रहा होगा, मिलता था, वहां भी क्या है, भ्रष्टाचार की भीड़ चल गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है बड़ी मात्रा में क्या है, भ्रष्टाचार है। और इसकी वजह से, इनकी वजह से जो है उनको किसी प्रकार से जो है खाद्य सुरक्षा नहीं। इनके साथ साथ, इनके साथ साथ जो है, जैसे इनके साथ साथ जैसे पहले जो है परंपरागत रूप से अगर देखें तो ये जो आदिवासी जो दूर दराज क्षेत्र जंगलों में जो रहते हैं, दुर्गम क्षेत्र में जो रहते हैं, उनके पास उनकी आजीविका को संचालित करने के लिए उनके पास में जो है वन उत्पाद का संग्रहण करना और उनका विपणन, ये सब उनके जो है अधिकार क्षेत्र, ये सब उनके परंपरागत तरीके हुआ। मगर धीरे धीरे जो है हम जंगलों को ही काटना शुरू कर दिए। जंगल भी जमीन तो चला ही गया था, धीरे धीरे अब उनके जंगल भी जाने लगे। तो स्वाभाविक है उनके पास जो परंपरागत जो उनके आजीविका के जो साधन हुआ करता था, जहां से वो जो है जंगल से जो है वन से वहां उत्पाद जो संग्रहण करते थे, चाहे मुख्य वन उत्पाद हो चाहे वहां गौण वन उत्पाद हो, उसी से वहां अपना गुजारा करते थे। उससे उनकी आजीविका जुड़ा हुआ था। मगर चूंकि सरकार के द्वारा हो या फिर कई तरीके से गैर कानूनी तरीके से भी जंगलों पर भी कब्जा कर लिया गया, जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया, और साथ में उनके जो परंपरागत जो अधिकार थे, परंपरागत जो व्यवसाय करने के जो अधिकार थे, अब चूंकि जंगल भी नहीं रहे, तो स्वाभाविक है धीरे धीरे करके उनके पास जो परंपरागत जो उनके जो व्यवसाय थे, वो व्यवसाय भी क्या है उनसे छीनते चले गए। इससे जो है लोगों में जो है वो असंतोष की भावना सरकार के विरुद्ध और लगातार बढ़ती चली गई। और उसी को जो है जो 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 वैचारिक आधार पर जो है और समर्थन दे करके कि यहाँ सरकार के विरुद्ध भड़का करके जो है कई तरीके से उकसा करके जो है नक्सलियों की गतिविधियों में और लोगों को जोड़ने का काम एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने। तो इस प्रकार से जो है ये जो है ऐसे जो है ये आजीविका से संबंधित कारण हुए, जिससे जिससे जो है नक्सल की गतिविधियां जो है और बढ़ी। इसके बाद इसके बाद चौथा जो कारण जो मैंने बता रखा है यहाँ पर, वह है सामाजिक बहिष्कार का। सामाजिक बहिष्कार का मतलब यह है कि सामाजिक स्तर पर जो है उनको अपमानित किया जाता है, सामाजिक स्तर पर उनका जो है सम्मान नहीं दिया जाता। स्वाभाविक है, जैसे हम भारत में अगर कहते हैं कि अगर संविधान है तो संविधान में तो सबको जो है प्रतिष्ठा और अवसर की समता दिया गया है, भारत के संविधान। मगर इनके जो है जो सामाजिक जो सरोकार है उससे संबंधित जो मुद्दे हैं, उनकी समस्याओं का कोई समाधान नहीं हुआ। सामाजिक स्तर पर जो है कई स्तर में समाज के एक वर्ग के द्वारा जो है इनके साथ कभी छुआछूत का भी व्यवहार किया जाता था। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से जो है सामाजिक अपमान करके उनको बहिष्कृत कर दिया गया समाज की मुख्य धारा से। स्वाभाविक है इससे जो है उन लोगों में असंतोष की जो मात्रा है और लगातार बढ़ती चली गई। समाज के बहुत बड़े वर्ग है, समाज के जो बहुत बड़े वर्ग जो है वो इस वजह से जो है वो नक्सलियों की जो है हिस्सा बनते चले गए, क्योंकि समाज का जो है बड़ा जो वर्ग है उनके साथ समानता का व्यवहार नहीं करता, उनके साथ निम्नता का व्यवहार करता है, उनको नीचे देखता है। यहाँ थी इनमें सामाजिक बहिष्करण से संबंधित। इनके साथ साथ जो है इनके साथ साथ जो है जो पांचवा जो है मुद्दा है, इसमें पांचवा जो कारण जो मैंने बताया रखा है वह है शासन संबंधी कारण। इस शासन संबंधी कारण का मतलब यह हुआ कि वो समस्याएं जो है, वहां जो समस्याएं हैं वो एग्जैक्टली अगर देखें तो वो शासन से संबंधित जुड़ी हुई है, वो सरकार से जुड़ी हुई है। स्वाभाविक रूप से जो है भारत के संविधान और भारत सरकार की जो नीति के अनुरूप जो अनिवार्य सेवाएं होती है, और अनिवार्य सेवाओं का मतलब जो है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है जिसको। अब अनिवार्य सेवाएं का मतलब सरकार जो उपलब्ध कराया जाता है, शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा की सेवाएं हैं, स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, कौशल विकास से संबंधित है, प्रशासन के द्वारा जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, ये बुनियादी सेवाएं जो है उपलब्ध उस क्षेत्र में हो ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अधिकारी कर्मचारी जो है जिनकी तैनाती होती है, जो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए जो काम करते हैं, उसमें बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है, बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार व्याप्त है। जो अधिकारी भी है वहां बिल्कुल अक्षम है, जो वहां पर अगर नियुक्त हुए भी है तो वहां बिल्कुल अक्षम है, उनके पास में कोई स्किल नहीं है।
कुप्रशिक्षित है, स्वाभाविक है कुछ अधिकारी अगर उस दूर दराज क्षेत्र में अगर मान लो जो है वहां पर उनकी पोस्टिंग अगर है तो ऐसा माना जाता है कि वहां पर किसी को दंड देने के लिए पोस्टिंग किया गया है। बस्तर क्षेत्र में अगर पोस्टिंग का मतलब पहले जो समझते थे कि वहां पर कुछ गड़बड़ी कर रहा है तो उनको बस्तर भेज दो, इस प्रकार से लोग इस प्रकार से जो है ऐसा कहा करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि उस क्षेत्र में जाकर के कुछ काम करना नहीं है, और चूंकि वो क्षेत्र बेसिकली अगर मान लो देखे तो नक्सल की अगर गिरफ्त में तो स्वाभाविक है वहां पर लोग जो अधिकारी कर्मचारी वो जाना भी नहीं चाहते। एक तो अक्षम लोगों की जो है वहां पर नियुक्ति किया गया, तैनाती किया गया, और वहां वो तैनाती अगर किया गया है तो वहां जो है वहां से वो गायब रहते हैं। स्वाभाविक है इससे प्रशासनिक स्तर पर जो है जो सेवाएं जो सरकार के द्वारा अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए था, चाहे वहां चाहे शिक्षा का हो, चाहे वहां स्वास्थ्य का हो, या फिर किसी और प्रकार से सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता हो, यहाँ भी उनको नहीं मिल पा रहा है। तो स्वाभाविक है, और वहां पूरी प्रशासन में बेसिकली देखे तो क्या है, पूरी भ्रष्टाचार। इसीलिए जो है वहां पर ना तो शासन व्यवस्था किस प्रकार से है, यहाँ तक कि जो है अगर पुलिस की अगर बात करें, उन क्षेत्रों में अगर पुलिस की बात करें तो एक तो बड़ी मात्रा में जैसे मैंने बताया कि पुलिस जो है ऐसी भी जो है पूरी भ्रष्ट हो चुकी है उस क्षेत्र की, और थोड़ी बहुत अगर बची भी हुई है तो नक्सली है। नक्सली जो है तो एक प्रकार से क्या है, एक मिली भगत प्रकार की जो प्रक्रिया बन चुकी। तो स्वाभाविक है इस प्रकार से अगर देखे तो पुलिस और जो कानून व्यवस्था है उसमें भी अगर देखे तो न पुलिस जो है वहां बहुत अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, कानून के जो है जो स्थापित जो मापदंड है उनका अनुपालन नहीं करते हैं, उनका उल्लंघन करते हैं। इसी वजह से जो है आम लोगों में पुलिस के प्रति भी एक आक्रोश की भावना, कि पुलिस जो है वो राज्य को प्रस्तुत करता है, राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, उसके विरुद्ध ही अगर मान लो जो है असंतोष लगातार लोगों में बढ़ता जा रहा है। स्वाभाविक है धीरे धीरे उनको और उकसा करके जो है वो नक्सली अपने तरफ उनको आकर्षित करते हैं, जिनकी वजह से ये सब मात्रा जो है नक्सल गतिविधियों की ये लगातार और बढ़ी। इनके साथ साथ अगर ऐसे देखे तो समानता, जैसे कि हम तो कहते हैं तो समाना, जैसे कि सम्मान जो सामान्य क्षेत्र है उसमें सामान्य क्षेत्र में जो है जब से पंचायती राज की व्यवस्था जो है लागू किया गया है उसके बाद से तो जो है नियमित अंतरालों पर जो है नियमित रूप से चुनाव होते हैं। तो चुनाव की अगर राजनीति की अगर देखें तो वहां पर चुनाव होते हैं, चुनाव में बहुत सारी गतिविधियां होती है, भाग लेते हैं लोग, मतदान करते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर दुर्भाग्य से जो है उस बड़े क्षेत्र पर जहां पर नक्सलियों को कब्जा है वहां पर तो चुनाव का ही बहिष्कार कर दिया जाता है। लोकतंत्र पर विश्वास नहीं है उनका, वो हिंसा और संघर्ष पर विश्वास करते हैं। तो स्वाभाविक है वो सरकार की किसी प्रकार की व्यवस्था को नहीं मानते। स्थानीय स्तर पर जो है जो स्थानीय स्तर जो प्रशासन है हमारा उसमें भी काफी समस्याएं हैं। इसी वजह से जो है इसी वजह से जो है ये जो गतिविधियां थी नक्सलियों की लगातार जो है तेजी से और लगातार बढ़ती। अब अब जो है यहाँ जो गतिविधियां जो है इतनी तेजी से बड़ी मात्रा में जो बढ़ी हुई थी, स्वाभाविक इसके समाधान के लिए जो है भारत सरकार को तो बहुत ठीक प्रकार से प्रयास करने थे। तो भारत सरकार जो है या फिर ऐसा कहा जाए कि भारत सरकार की जो नीति रही है इन नक्सलियों के जो मिटिगेशन का, उनकी जो नीति रही है इन नक्सलियों के मिटिगेशन का, वह प्रारंभिक चरण से अगर देखें, अब मैं बात कर रहा हूं सरकार के द्वारा जो है पूर्व में किए गए प्रयास। सरकार द्वारा माओवादी की समाप्ति के लिए नीति, तो दो प्रकार की बात कर रहा हूं मैं। ये पूर्व में प्रयास किए गए उसकी बात कर रहा हूं, इसको दो प्रकार से समझा जा सकता है, इनको दो प्रकार से समझ सकते हैं। एक पूर्व की नीति, पूर्व मतलब सबसे पहले की बात कर रहा हूँ, शुरुआती चरण की बात कर रहा हूँ, प्रारंभिक चरणों की बात कर सकते हैं, इनको ये भी कर सकते हैं। प्रारंभिक चरण में सरकार की नीति या उनका दृष्टिकोण किस प्रकार रहा, और उसके बाद दूसरे चरण, दूसरे मतलब में जो वर्तमान जो स्थिति है वर्तमान में भारत सरकार
भारत सरकार का दृष्टिकोण इस वामपंथी उग्रवाद को लेकर के। तो दोनों दोनों जो है चरणों में हम इनको समझेंगे, दोनों चरणों में इनको। तो जैसे जो प्रारंभिक चरण है, प्रारंभिक चरण में जो है, जो ये जो नक्सलवादी गतिविधियां थे, जैसे मैंने बताया तो 1967 में जो है उनको प्रारंभ हुआ। तो उसी क्रम में जो है पश्चिम बंगाल में सबसे शुरुआती दौर पे 1972 में 1972 में 1972 में जो है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो है, जो स्थानीय जो मुद्दे थे उनके समाधान के लिए, उन किसानों के जो बहुत छोटे जो किसानों के जो है जो स्थानीय जो मुद्दे थे, उन उन मुद्दों के समाधान के लिए एक एक कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम लाया गया, जिनको कहते हैं विस्तृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम। विस्तृत क्षेत्र विकास कार्यक्रम ये कहा गया। विस्तृत क्षेत्र विकास जो कार्यक्रम था, कॉम्प्रिहेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्लान, यहाँ जो है बेसिकली स्थानीय जो किसान थे, छोटे जो किसान थे, उन किसानों के जो है जो कुछ बुनियादी समस्याएं थी, उन समस्याओं के समाधान के लिए लाया गया। इसके बाद जो है 1977 में एक और प्रयास किया। 1977 में जो है एक और प्रयास किया। प्रयास के रूप में अगर देखें एक चल में, तो पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा एक बेहतर प्रयास किया गया कि जो बटाईदार जो हुआ करते थे, उनके अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए। बटाईदार का मतलब जो है जिनके पास जमीन नहीं हुआ करते थे, वो दूसरे की जमीन पर खेती बाड़ी करते थे, तो उनके पास कोई जमीन का अधिकार नहीं है, तो उनको जो है इस सरकार के द्वारा जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, जिनको कहा गया ऑपरेशन बरगा। पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा जो है जो ऑपरेशन चलाया गया, जिनको कहा गया ऑपरेशन बरगा। ऑपरेशन बरगा जो है बेसिकली अगर देखे तो वहां जो है जो बटाईदार जो हुआ करते थे, जो काश्तकार हुआ करते थे, जो दूसरे की जमीन में जो है खेती बाड़ी करते थे, जिनके स्वयं के अपना कोई जमीन नहीं हुआ करता था, उनके लिए जो है भूमि सुधार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, जिससे जो है उनको जमीन का हकदारी मिले, उनको मालिकाना हक प्राप्त हो, उनकी जो समस्याएं थी, उनकी जो शिकायतें हुआ करता था, उन शिकायतों के समाधान के लिए जो है ये ऑपरेशन बरगा चलाया है। इनके साथ साथ जो है जो मजदूरी है, न्यूनतम जो मजदूरी है, उन मजदूरियों को भी वहां बढ़ाया गया। इनके साथ साथ जो है वहां गरीबों के जो है उनके रोजगार के लिए भी स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास किए। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये जो है गतिविधियां धीरे धीरे जो है इस प्रकार से राज्य सरकार की, और उसके साथ साथ भी धीरे धीरे इसमें जो है भारत सरकार की भी गतिविधियां। तो इस प्रकार से जो है 1972 और 1977, उसके बाद फिर जो है और भी कई प्रयास हुए, उसके बाद भी जो है कई और भी प्रयास हुए, और इसी प्रयासों में जो है तब जब इस तरफ जो आंध्र प्रदेश में जो है ये नक्सली गतिविधियां जो है बहुत बड़ी मात्रा में जब विस्तार हो चुका था, बहुत बड़ी मात्रा में नागरिकों की वो हत्या करने लगे थे, तब तब जो है 1989 में तब जो है 1989 में जो है 1989 में जो है आंध्र प्रदेश में जो है एक ऑपरेशन चलाया गया, कि एक प्रकार से कह सकते हैं उनके दमन के लिए था, बेसिकली नक्सलियों के दमन के लिए, फिर आंध्र प्रदेश से नक्सलियों को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया, जिनको जाना जाता है ऑपरेशन ग्रेहाउंड। कहते हैं ऑपरेशन ग्रेहाउंड। ऑपरेशन ग्रेहाउंड जो है ये चलाया गया था। हाँ, यहाँ बिल्कुल सफल आंदोलन रहा, यहाँ जो है बिल्कुल सफल सफल जो है ऑपरेशन रहा, ऐसा माना जा सकता है, क्योंकि इससे फिर जो है आंध्र प्रदेश में नक्सली गतिविधियां जो है बहुत तेजी से कम भी हुआ था उस पर्टिकुलर समय में। ये इसके बाद और भी जो है कई इस तरह प्रयास किए गए। उन्हीं प्रयासों में से हम छत्तीसगढ़ में अगर देखें तो 2005 में जो है जो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, और उस समय जो है कांग्रेस के एक बड़ा नेता हुआ करते थे महेंद्र कर्मा, उनके नेतृत्व में जो है
उनके नेतृत्व में जो है इस नक्सल मिटिगेशन के लिए, नक्सल की समाप्ति के लिए एक शांति यात्रा की शुरुआत किया। शांति यात्रा जिनको जिनको जो है स्थानीय भाषा में कहा गया सलवा जुड़ुम। सलवा सलवा जुड़ुम अर्थात शांति यात्रा, अर्थात शांति यात्रा। तो इस प्रकार से जो है सलवा जुड़ुम ये एक्चुअल में जो है उस बस्तर क्षेत्र में जो है इस सलवा जुड़ुम के माध्यम से जो है सरकार के द्वारा जो है नक्सलियों को जो है नक्सली हिंसा को रोक करके जो है वहां शांति स्थापित करने के लिए बस्तर क्षेत्र में सभाई की इसके लिए जो है जो हिंसक जो गतिविधियां हो रहे थे उनको रोकना एक अनिवार्य हिस्सा था। इसीलिए जो है उस क्षेत्र में जो स्थानीय युवा थे, स्थानीय युवाओं को जो है एक आधिकारिक रूप में, एक कर्मचारी के रूप में उनको सैनिक, उनके जो है जो जो ऑपरेशन की गतिविधियां हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए एक अधिकारी का जो है एक रूप में उनकी नियुक्ति किया गया। अधिकारी की रूप में नियुक्ति किया गया जिनको विशेष विशेष पुलिस अधिकारी, जिनको कहा गया विशेष पुलिस अधिकारी। विशेष पुलिस अधिकारी, विशेष पुलिस अधिकारी, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, जिनको शॉर्ट में कहते हैं एसपीओ। बड़ी मात्रा में जो है बस्तर के युवाओं की जो है इसमें नियुक्ति हुआ। सभाई के अब उस बस्तर क्षेत्र में जो है, उस बस्तर क्षेत्र में नक्सलियों की मिटिगेशन के लिए बस्तर के युवा ही अब वहां एक प्रकार से स्पेशल पुलिस ऑफिसर बन चुके हैं, एसपीओ बन चुके हैं, और ये जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है उन गतिविधियों को अब वह अंजाम दे। इनको जो है एसपीओ को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इनको कहते हैं कोया कमांडो। इनको कहा जाता है कोया कमांडो कहते थे। इनको जो है कोया कमांडो के रूप में भी जाना जाता है। ये इनको जो है विशेष प्रशिक्षण दिया गया और जंगलों में जो है नक्सलियों के विरुद्ध जो है लड़ने के जो है काम तथा जो उस समय तत्कालीन समय में ये एसपीओ के माध्यम से संचालित किए जाते थे। मगर जो है 2011 में, 2011 की बात कर रहा हूं मैं, 2011 में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है एक आदेश दिया गया कि पर्टिकुलर जो है जो जिन युवाओं की भर्ती हो रही है इस स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स के रूप में, उनके लिए जो है पर्याप्त कानून नहीं है। कानून के अभाव में जो है जो स्पेशल पुलिस जो ऑफिसर्स का जो पोस्टिंग जो हुआ था, उनकी जो नियुक्ति हुआ था उनको अवैध करार दिया गया। और इस वजह से जो है धीरे धीरे वो सलवा जुड़ूम की जो पूरी जो गतिविधियां हैं वो और धीरे धीरे करके क्या है कमजोर हुई। और आगे चल करके जानते हैं कि इसमें नक्सल की गतिविधियां जो बहुत तेजी से बढ़ा भी था। 2010 की जो बातें हैं उसमें देखें तो उस तरफ जो राजनांदगांव के जो एसपी हुआ करता था उनकी हत्या कर दिया गया। 2013 में अगर बहुत बड़ी घटना अगर देखें तो उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता जो है मारे गए। तो ऐसे करके जो है बहुत सारी गतिविधियां और लगातार बढ़ती चली गई। सरकार के द्वारा इस प्रकार से कुछ प्रयास किए गए, मगर उस प्रयास का जो है कोई बहुत बड़ा कुछ सार्थक परिणाम नहीं आया। तब जब ये स्पेशल पुलिस जो ऑफिसर को जो है अवैध ठहरा दिया गया सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, उसके बाद जो है राज्य सरकार के द्वारा जो है 2011 में जो है एक नया कानून बनाया गया। और नया कानून के माध्यम से जो है छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस स्पेशल फोर्स के रूप में उनकी गठन किया गया। ये जो है प्रक्रिया क्या है धीरे धीरे करके चलती रही। मगर ये प्रक्रिया जो है क्योंकि जैसे बताया मैंने कि नक्सली जो है अभी कोई समाप्त नहीं हो रहा है। ये बहुत पहले की बात कर रहा हूं मैं। ये भारत के प्रधानमंत्री जो है 2006 में तत्कालीन डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वहां जो है इस बात को स्वीकार करता है कि नक्सल की जो कोई गतिविधियां हैं जो है वो कोई कानून व्यवस्था का मुद्दा बस नहीं है, बल्कि जो है वो बहुत से और भी मुद्दों से जुड़ी हुई है। वो अल्प विकास से जुड़ी हुई है, वहां जो है शोषण से जुड़ी हुई है, वो संकुचित मजदूरी से जुड़ी हुई है,
खराब जो शासन व्यवस्था है उससे जुड़ी हुई है, या फिर जो अपर्याप्त जो रोजगार के जो रोजगार है उससे जुड़ी हुई है, वहाँ आजीविका के अभाव जो है उससे जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो ये जो नक्सल की पूरी जो मुद्दे हैं इसमें कई उनके जो है अलग अलग पहलू है। 2006 में भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार से उनको स्वीकार किया गया। तो स्वाभाविक है अब जो है इनके समाधान के लिए जो है जो नीति बनाया जाएगा, इनके समाधान के लिए जो नीति बनाया जाएगा वो स्वाभाविक है उसमें बहुत से अलग अलग आयामों को उसमें समेकित करने होंगे, बहुत से आयामों को समेकित करने होंगे। इसीलिए इसीलिए जो है जो भारत सरकार द्वारा इसीलिए भारत सरकार द्वारा जो है जो भारत सरकार द्वारा जो है एक बहुआयामी रणनीति बहुआयामी रणनीति मतलब उनकी जो नीति है बेसिकली ये, इसीलिए सरकार की जो नीति है उसमें कई हिस्से पर कई मोर्चे पर उसमें काम किए गए हैं। कई मोर्चे पर काम करने का मतलब ये हुआ कि मुख्य जो बातें अगर देखें, मुख्य अगर बातें हैं तो एक मुद्दे क्या है इसके विकास से संबंधित है, तो विकास की गतिविधियों को वहां पर संचालित करना। मगर मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, मैं सरकार के पूर्ववर्ती सरकार की बात कर रहा हूं मैं। ये स्वाभाविक है इसमें कि विकास के जो है हिस्से को पहुंचाना, और दूसरा जो है पुलिस के माध्यम से, पुलिस के द्वारा जो है जो सुरक्षा जो पुलिस जो है पुलिस के माध्यम से जो है जो सुरक्षा है, पुलिस के द्वारा जो है जो सुरक्षा जो चुनौती उत्पन्न होता है उस सुरक्षा को जो है हमें बढ़ावा देना। तो प्रारंभिक तौर पे जो है ये रणनीति जो है इस प्रकार की है। विकास का मतलब ये हुआ, विकास जो है स्वाभाविक नक्सली जो है इस विकास को अवरुद्ध करने के लिए क्या करते हैं, वो पुलों को उड़ा देते हैं, सड़कों को उड़ा देते हैं, गाड़ियों को जला देते हैं, ठेकेदार जो उस क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन के लिए गया हुआ है उनकी हत्या कर देते हैं। स्वाभाविक है सरकार के द्वारा फिर इसीलिए इसीलिए जो है अब बहुत से जो है रणनीति उनको सुरक्षा जो है पुख्ता किया जाए और सुरक्षा के साथ साथ उनको विकास को भी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाया जाए। इसी क्रम में जो है जैसे मैंने बताया, इसी क्रम में ये बहुत शुरुआती दौर की नीति है भारत सरकार की, 2006 में स्वीकार किया गया था उस प्रकार से, उसके बाद से इस प्रकार से नीति किया गया था। इसी क्रम में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में इसी क्रम में अगर देखें तो छत्तीसगढ़ में जो है 2007 में छत्तीसगढ़ में जो है 2007 में छत्तीसगढ़ में 2007 में जो है नक्सल की गतिविधियों के उन्मूलन के लिए, उनके समाधान के लिए जो है एक ऑपरेशन चलाया गया था जिनको हम कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिनको कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट, जिनको कहते हैं ऑपरेशन ग्रीन हंट। 2007 में, यहाँ 2009 में चलाया गया। इसके साथ साथ जैसे बताया मैंने 2011 में छत्तीसगढ़ आर्म फोर्सेस का भी गठन कर दिया गया, और आगे के जो है और गतिविधियों में जो है सरकार के द्वारा बस्तर बटालियन का गठन किया गया, डीआरजी का गठन किया गया। तो ये सब बहुत सारे ऐसे प्रयास थे, ये सब ऐसे प्रयास है ये सब ऐसे प्रयास है जो भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समय में किए गए। भारत सरकार के द्वारा अलग अलग समय में प्रयास किए गए, स्वाभाविक उन प्रयासों का बहुत सारे अलग अलग प्रयास परिणाम आए भी। तो स्वाभाविक है ये नक्सल की गतिविधियां जो है धीरे धीरे जो है भारत के जो है कई क्षेत्रों में इनका विस्तार हुआ। भारत सरकार की जो है जो पूर्ववर्ती सरकार रही है, या फिर कह सकते हैं कि 2015 से पहले जो सरकार की नीति जो है इस प्रकार का हुआ करता था नक्सलियों को लेकर। अब इसके बाद जो है 2015 के बाद से या फिर जो है इस नक्सली का विस्तार कितना हुआ और सरकार की नीति किस प्रकार से रही, इन सब बातों को जो है बहुत बहुत जो है विस्तृत तरीके से और बहुत मौलिक तरीके से जो है वो हम समझेंगे वहां जो है अगले सेशन में। तो आज की इस सेशन में मैं यहाँ तक नक्सल की पूरी गतिविधियां जो है वो यहाँ तक की बातें, इनमें बहुत से हिस्से को मैंने एक साथ में भी लिया हुआ है, और कुछ और जो हिस्से हैं वहां जो है इस लेक्चर के जो है दूसरे भाग के रूप में वहां वहां जो है उसको भी किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है आज की सेशन में जो है हम कुछ बुनियादी बातें डिस्कस किए। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में जब इस पर डिस्कस करेंगे इनके आधे हिस्से को, तो उसमें भारत सरकार की नक्सल मुक्त भारत जो अभियान
कि रणनीति किस प्रकार की है, मैं उस पर डिस्कस करूँ। थैंक यू।